नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। बड़ी खबर है, सत्ता वापसी के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। 23 मार्च को शक्ति प्रदर्शन का आयोजन है। 1.5 से 2 लाख कार्यकर्ताओं को जुटने का लक्ष्य है। पीएम मोदी अमित शाह की मौजूदगी की कोशिश है। इसके साथ ही बता दें कि पीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार पेश करेगी उपलब्धियां और 2027 विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 23 मार्च को शक्ति प्रदर्शन का आयोजन है। सत्ता वापसी के लिए बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। 23 मार्च को शक्ति प्रदर्शन का आयोजन होगा। 1.5 से 2 लाख कार्यकर्ताओं के जुटने का लक्ष्य है। पीएम मोदी अमित शाह की मौजूदगी की कोशिश है। इसके साथ ही पीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार पेश करेगी उपलब्धियां और इसके साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस किया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आयोजन की तैयारी है। और इसके साथ ही बता दें कि 23 मार्च को शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने की उम्मीद है। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ उपलब्धियां पेश करी जाएंगी। और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के लिए निर्मित एक चैम्बर का उद्घाटन किया। इस सुविधा के जरिए अधिवक्ताओं को कार्य के लिए समर्पित आधुनिक और सुव्यवस्थित स्थान उपलब्ध होगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आप सभी अधिवक्ता साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके साथ साथ ये मेरे लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज हम खटीमा बार एसोसिएशन के नए चैम्बर भवन का लोकार्पण आज यहाँ पर हमने किया है और 2 वर्ष पूर्व इसके शिलान्यास का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नया चैम्बर भवन हमारे सभी अधिवक्ता साथियों के लिए न्यायिक विमर्श विधिक अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। अच्छा कार्यालय होगा, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, बल्कि खटीमा के हमारे और आसपास के नागरिकों के लिए भी एक अच्छी सुविधा, प्रभावी समयबद्ध न्याय प्रदान करने में जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को और अधिक प्रभावी बनाएगा और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। ये काम मेरे दिल के इसलिए भी बहुत करीब है, क्योंकि मैंने भी वकालत पढ़ी है और तो मैं भी एक लॉयर हूं वैसे, हालांकि अब आप सबकी तरह क्योंकि इस काम में हूं। तो साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था है, उसको आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। आज जहां आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुलामी की मानसिकता वाले विभिन्न जो गैर जरूरी और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू करने का ऐतिहासिक काम किया है। इसके कारण से लंबे समय से जो लंबित मामले हैं, उनको हल करने में बहुत आसानी हो रही है और न्याय व्यवस्था प्रभावी हो रही है। वहीं ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्यायतंत्र, मेडिसिन बिल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहलों के द्वारा न्याय व्यवस्था को और अधिक तेज और सुगम बनाने की दिशा में
क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं। आज न्यायालयों में प्रभावी उपयोग में, तकनीकी के प्रभावी उपयोग में न केवल समय की बचत की है, बल्कि प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया है। इसके साथ ही नए कानूनों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को भी सबूत के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है, जिससे जांच और अभियोजन प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय, वैज्ञानिक और प्रमाणिक बनी है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात देश भर में जिला न्यायालयों के लिए लगभग 7,7 से भी अधिक कोर्ट का 11,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड में भी न्याय व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, विशेष ध्यान इस पर दे रहे हैं। एक और जहां हम नए न्यायालय भवनों का निर्माण देहरादून में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया और विकास कार्यों के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार की सराहना की। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक मार्गदर्शन देते हुए बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का आह्वान किया गया। देहरादून में हुई इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों ने संगठनात्मक कार्यक्रमों और आगामी अभियानों की समीक्षा भी की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आज देहरादून थे और हमारे आग्रह पे उन्होंने हमारे प्रदेश कोर टीम की बैठक में वो रहे। मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर बैठक में चर्चा हुई। सबसे पहले तो मैं नड्डा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने पिछले दिनों के कार्यक्रम और सरकार की गतिविधियों पर सरकार और संगठन की पीठ थपथपाई और ये तय हुआ कि आगामी दिनों के अंदर और अब गति से अपने संगठन के स्वरूप का विस्तार करेंगे। 3 महत्वपूर्ण विषय रहे। पहला विषय तो सरकार का कार्यकर्ताओं समन्वय, सांसद हो, विधायक हो, मंत्रीगण हो, ये समन्वय स्थापित होना चाहिए और उसके लिए हमने प्रयास शुरू किए हैं। 17 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री के साथ जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी की बैठक होगी। दूसरा, विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से बूथ तक के कार्यकर्ताओं के बड़े सम्मेलन, इसको हम लोग करेंगे। और तीसरा, कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, जो चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा और वैचारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। इन तीनों विषयों चीजें फोकस रही। जो कार्यक्रम हमारे अभी तक हुए हैं, उन सब कार्यक्रमों का विस्तार पूर्वक उनके सामने उल्लेख किया गया और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 2027 के चुनाव के विजय के लिए उनके द्वारा जो मार्गदर्शन हमको दिया गया है, भविष्य उन सब विषयों पर हम लोग नीतिगत निर्णय करते हुए कार्यक्रमों की घोषणा करेंगे। देहरादून में 14 फरवरी 2026 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी पहली बैठक में ही कड़े तेवर दिखाए। बता दें कि एसएसपी ने जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना और शाखा प्रभारियों के साथ गोष्ठी कर स्पष्ट निर्देश दिए कि ड्यूटी के दौरान 100% प्रयास और पूर्ण कार्यक्षमता के साथ साथ कार्य किए जाए। उन्होंने दिन रात प्रभावी चेकिंग अभियान चलाने, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने और नगर देहात क्षेत्रों में संयुक्त टीमें गठित कर बाहरी व्यक्तियों का व्यापक सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। विमल सिंह डोभाल ने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था मजबूत करने और यातायात सुधार को अपनी प्रमुख प्राथमिकताएं बताई हैं। पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाकर कार्यक्षमता सुधारने पर भी जोर दिया गया। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए सख्त कार्रवाई का संदेश दिया गया है।
देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पहली बार राजस्व लोक अदालत मार्च से सुनवाई और मौके पर निपटारा होगा। इसके साथ ही 44,000 लंबित वाद तहसील से राजस्व परिषद तक बंटवारा, भूमि विनियम और खनौती सुधार शामिल है। इसमें इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि पहली बार राजस्व लोक अदालतें मार्च से सुनवाई होगी, मौके पर ही निपटारा होगा। इसके साथ ही 44,000 लंबित वाद तहसील से राजस्व परिषद तक बंटवारा, भूमि विनियम और खनौती सुधार शामिल है। रुड़की के मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक काजी ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुई है और जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। विधायक ने कहा कि पुलिस को कानून व्यवस्था संभालने के बजाय अन्य कार्यों में लगाया जा रहा है, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पुलिस को उनके मूल कर्तव्यों पर केंद्रित कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। में इस वक्त कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। अगर आप पूरे प्रदेश में देखें तो यहाँ की शांतवादियों ने कभी गोली की आवाज नहीं सुनी। यहाँ गन कल्चर डेवलप हो गया। उसका कारण ये है कि सरकार की प्राथमिकताएं बदली हुई हैं। सरकार ने पुलिस तंत्र को चुनाव लड़ाने के लिए, चुनाव जिताने या हराने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, सिविल मामलों में बोलवाना शुरू किया, खनन में इस्तेमाल करना शुरू किया, जो पुलिस का काम नहीं है। अब पुलिस को अगर गलत कामों में सरकार इन्वॉल्व करेगी तो फिर एक गलत सरकार कराएगी, 4 गलत वो अधिकारी अपनी तरफ से खुद कर लेंगे। उत्तराखंड में अगर बाहर का आदमी आकर यहाँ पर क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी यहाँ आता है और यहाँ गैंग वॉर होती है तो वो उत्तराखंड को कतई मंजूर नहीं। यहाँ पर अगर बाहर के लोग आकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और सरकार चलाएंगे और फिर आने वाले उपचुनाव लड़ाए जाएंगे और उनको पुलिस बल के लाठी के बल पर उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, तो ये तो उत्तराखंड के माहौल को खराब करने की, यहाँ के माहौल को प्रदूषित करने की और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले जा रही है। तो यहाँ उस प्रदूषण से, उस गलत रीति और गलत नीति से सरकार को परहेज करना होगा। और शांतवादियों में लोग रहना चाहते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से रहना चाहते हैं, वो ही सोच लोगों की है। तो सरकार को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी और सरकार को अपना सोच बदलनी होगी और पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर के अलावा और किसी और काम में इनका दुरुपयोग जो सरकार कर रही है वो ना करे। सरकार को इन कामों से दूर रहना पड़ेगा ताकि यहाँ की जनता स्वच्छ कानून व्यवस्था के साथ स्वच्छ वातावरण में जिंदगी जी सके। ये तो एक आई वॉश है, आई वॉश के अलावा इसके में कुछ और नहीं कहा जा सकता। ये अपनी आंख जान बचाने के लिए हमेशा इस तरह की चीज ये सरकार करती रही है। जब फंसती है तो कानून व्यवस्था वो ट्रांसफर के नाम पर, स्थानांतरण के नाम पर राज किसी पर डाल देगी। ये तो नीतिगत तरीके से गलत हो रहा है। सरकार पुलिस को अगर अपने विरोधियों से स्कोर सेटल करने के लिए अगर पुलिस को प्रयोग करेगी तो ये नतीजे फिर निकलेंगे, चाहे अधिकारी कोई भी हो। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में
संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के तीनधारा क्षेत्र में एक पिकअप लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया, जिसके बाद लापता लोगों की तलाश में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ उत्तराखंड की टीम मौके पर पहुंची और राफ्टिंग उपकरण और ड्राइविंग टीम की मदद से नदी में 25 से 30 फीट गहराई तक तलाशी अभियान चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन बरामद कर लिया गया। हालांकि वाहन के अंदर कोई लापता व्यक्ति नहीं मिला। इसके बाद टीमों ने नदी के बहाव क्षेत्र में आगे भी सर्चिंग की, लेकिन फिलहाल सर्चिंग रिपोर्ट शून्य रही है। एसडीआरएफ द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखते हुए आगे भी आवश्यकता अनुसार सर्च अभियान जारी रखने की बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने अर्धकुंभ 2027 से पहले राज्य के गेस्ट हाउस और अतिथि गृह को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। देहरादून के विभिन्न अतिथि गृह का निरीक्षण करते हुए सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार ने व्यवस्थाओं और सुविधाओं का जायजा लिया। बीजापुर अतिथि गृह के लिए 3 चरणों में मरम्मत और नवीनीकरण की योजना बनाई गई है। इस योजना में सुरक्षा उपायों, इंटीरियर और बुनियादी ढांचे के उच्चीकरण कार्य शामिल हैं। इसके अलावा बता दें कि ऑफिसर ट्रांजिट हॉस्टल में नवीनीकरण कार्य किया जा रहा है, जिसमें 9 नए कमरे बनाए जा रहे हैं। देश भर में शिवरात्रि की धूम है। मंदिरों में श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो वहीं देहरादून में भी बता दें कि ट्रैफिक रोड डायवर्जन लागू है। कैंट चौक से टपेश्वर मंदिर मार्ग पूरी तरह बंद कर दिया गया। हरवंश कपूर ऑडिटोरियम में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
और इसके साथ ही देहरादून में भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके चलते रूट डाइवर्ट किए गए हैं और श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है और हरवंश कपूर ऑडिटोरियम में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हरिद्वार के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना में जुटे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क और अधिकारी लगातार निरीक्षण कर हालात का जायजा ले रहे हैं। कनकल स्थित दशेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज पूरे हरिद्वार में महाशिवरात्रि का त्योहार जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि शिवालयों में हमारी भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग पूरी श्रद्धा के साथ शिवालयों में हमारा जल चढ़ाने आ रहे हैं। इस भीड़ भाड़ को देखते हुए आज हमारे द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। जगह जगह हमने जो है पूरे हरिद्वार के कनकल स्थित दशेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य आरती का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया और भगवान शिव का विशेष श्रृंगार कर हल्दी, चंदन और विभिन्न पूजन सामान अर्पित किए गए। आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। भगवान शिव की ससुराल है। भगवान कल को शिवरात्रि का पर्व है, तो उसके पूर्व संध्या पर भगवान का विशेष श्रृंगार आरती किया गया। भगवान को हल्दी आदि चढ़ाया गया है और भगवान का विशेष श्रृंगार हुआ। कल भी भगवान शिव की पूजा के लिए सुबह लोग 3 बजे से लाइन पर लग जाते हैं। दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता है। सभी लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं भगवान को पूजा करके। आज क्या भगवान शिव का दक्ष मंदिर से क्या नाता? भगवान शिव का ससुराल है दक्ष मंदिर। दक्ष राजा जो है भगवान शिव के ससुर है, उन्हीं के नाम से मंदिर है और यहाँ पे ससुराल है। शिवरात्रि को लेकर आज श्रृंगार किया गया, विशेष श्रृंगार हुआ है शिवरात्रि में। वैसे तो भगवान का रोज ही श्रृंगार विशेष होता है, आज थोड़ा भव्य श्रृंगार हुआ है। कल शिवरात्रि पर्व है, इसलिए पूर्व संध्या पर भगवान का भव्य श्रृंगार किया गया। हरिद्वार के कनकल से दशेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। रंग बिरंगी रोशनी और पुष्प सज्जा से मंदिर परिसर भव्य रूप में सजाया हुआ नजर आया है। सुबह से शिव भक्त गंगा जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर जल अभिषेक कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने दर्शन की विशेष व्यवस्थाएं की हैं। पवित्र पर्व पर समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि की रात्रि में जो है शिवरात्रि का व्रत आता है। फाल्गुन मास में एक महाशिवरात्रि होती है। साल में 4 बड़ी रात्रि होती है। महाशिवरात्रि, एक दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि और काल अष्टमी दुर्गा रात्रि। तो ये दशेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में एक अलौकिक और दिव्य विग्रह है। महाशिवरात्रि पर हरिद्वार में आस्था का महासैलाब देखने को मिला। श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही हर की पौड़ी पर स्नान कर गंगा जल लेकर शिवालयों की ओर बढ़े हैं। पूरे शहर में हर हर महादेव के जयघोष गूंज उठे। प्रशासन और मंदिर समितियों ने भी निरंतर बैरिकेडिंग और दर्शन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। देहरादून स्थित प्रसिद्ध टपेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आधी रात से ही भक्त लाइन में खड़े होकर भगवान शिव के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करते दिखे। मंदिर परिसर में भक्ति और उत्सव का माहौल देखने को मिला और भक्तों ने जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर मनोकामनाओं की प्राप्ति की कामना की। प्रशासन ने भी निरंतर और दर्शन के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं सख्ती से लागू की हैं। उत्तरकाशी के ग्राम पौरा की छात्रा कुमारी दिव्या ज्योति ने बता दें कि यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रथम स्थान हासिल कर राज्य और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभागी को सामाजिक और सार्वजनिक नीति से जुड़े विषयों पर शोध आधारित समाधान प्रस्तुत करते हुए दिखाई दी है। दिव्या ने अपनी टीम के साथ उत्कृष्ट नीति समाधान पेश किया और विजेता प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही और ऐसे उत्तराखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।